नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। भारत में आर्मी कैंप पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादी हर बार की तरह पाकिस्तान से आए और हमारे देश के 17 जवानों को शहीद कर दिया। 9 महीनों में दूसरी बार भारत में आर्मी कैंप को निशाना बनाया गया। पठानकोट के बाद जम्मू कश्मीर के उरी में कैंप पर हमला हुआ। आतंकियों ने हमारे जवानों को तब शहीद किया जब वो सो रहे थे। आर्मी कैंप की पीछे की दीवार फांदकर आतंकी घुसे और उन्होंने कैंप और उसमें लगे टेंट्स पर फायरिंग शुरू कर दी। सवाल उठता है कि आखिर पठानकोट के 9 महीनों बाद ही एक और आर्मी कैंप के अंदर घुसने में आतंकवादी कैसे कामयाब हो गए। आतंकियों ने हमले का वक्त वो चुना जब बटालियन की शिफ्टिंग हो रही थी। तो क्या सेना के अंदर की खबर आतंकवादियों तक पहुंच रही है? क्या बार बार आतंकी हमले सेना के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं? क्या राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से सेना उस तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं कर पा रही जैसा वो करना चाहती है? क्या नेताओं ने सेना के हाथ बांध रखे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज बहस बेहद जरूरी है, क्योंकि देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि कब तक शहीदों की मजारों पर सिर्फ फूल चढ़ेंगे? कब तक हम सिर्फ पाकिस्तान को कोसकर बैठ जाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए आप। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ, आप नजर डालिए इसको। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. The killed terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. इस सिचुएशन को बहुत जल्दी बदलना जरूरी है और पूरी जो डिफेंस है बॉर्डर की वो डिफेंस को दे देनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के हैंड ओवर होनी चाहिए और पॉलिटिशियन का कंट्रोल वहां से निकल जाना चाहिए। देश की सुरक्षा के मामले में और इस तरह के हमलों के खिलाफ खड़े होने में कोई कसर नहीं रखेंगे, मुझे विश्वास है और हमें विश्वास है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे। उत्पन्न जो स्थिति हुई है इसमें सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। जो इस तरह की पुरानी जो डिप्लोमेसी चल रही थी वो डिप्लोमेसी बंद कर देनी चाहिए और अब मिठाई की जगह एक सीधा गोली चलाने की जरूरत है। I think the government of India needs to be little more offensive in this regard now. हमें पता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम के हिसाब से ही जितनी हमको फ्रीडम मिलती है पॉलिटिकल बॉडी से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से आर्मी काम कर सकती है। किसी भी तरीके से हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है और देते रहेंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, पठानकोट हमले के 9 महीने के भीतर उरी में हमला क्यों? दूसरा सवाल, देश की सुरक्षा से समझौता कौन कर रहा है? तीसरा सवाल, क्या कमजोर नीतियों की वजह से सैनिक शहीद हो रहे हैं? क्या नेताओं ने बांध रखे हैं सेना के हाथ? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, क्या आतंक को कुचलने का आखिरी फैसला सेना के जिम्मे हो? तो कई सवाल हैं, इन्हीं के जवाब हम तलाशेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। श्रीकांत शर्मा साहब राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, एबीवीपी में लंबे समय तक वो काम करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, यूपी में रुद्रपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, 1971 युद्ध में शामिल रहे हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अनिल कौल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वीर चक्र के विजेता हैं, 20 साल तक आर्मी में रहकर देश की सेवा उन्होंने की है। हमारे साथ पूर्व आईजी बीएसएफ के श्रीनिवासन साहब हैं, कश्मीर में करीब 10 साल तक काम करने का लंबा अनुभव है इनके पास। काजी बाबा ऑपरेशन के लिए गैलेंट्री अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। मेरा पहला सवाल मेजर जनरल बख्शी आपसे है सर, 9 महीनों के अंदर एक बार फिर से भारतीय सेना पर हमला किया जाता है, अंदर घुस जाते हैं आतंकी। चूक कहां हुई है, गलती किसकी है?
गलती आपकी रक्षात्मक, रिएक्टिव, डिफिडेंट डिफेंस पॉलिसीज की है। आप किसी भी देखिए सेना के अंदर ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस के बीच एक समन्वय होता है। आप केवल रक्षात्मक होकर लड़ नहीं सकते। पिछले 30 सालों से आपने अपनी सेना को केवल और केवल रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया है। हमले पे हमले हुए हैं, 26/11 का हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ, क्या आपने एक भी पलटवार किया है लाइन ऑफ कंट्रोल के पार? आपने केवल रक्षात्मक कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट जो है टेक्निक्स अप्लाई करी हैं अपने ही देश में। अगर आप अपने दुश्मन को पूरी छूट दे दें, पूरा इनिशिएटिव उसके हाथ में दे दें कि कब, कहां, किस पर हमला करना है, ये केवल और केवल पाकिस्तान की फौज डिसाइड करेगी और हमारी फौज केवल उसके जवाब में अपनी जान बचाती फिरेगी, तो आप कब तक बचेंगे? ही हु डिफेंड्स एवरीथिंग डिफेंड्स नथिंग। और एक चीनी सिद्धांतकार का कहना था, ओनली अ कंप्लीट फूल और अ मैडमैन विल अडॉप्ट डिफेंसिव डिफेंस पोस्चर फॉरएवर। केवल एक बेवकूफ या एक पागल आदमी ही पूर्ण समय तक रक्षात्मक पोस्चर अख्तियार करता है। ऐसी फौजों को नुकसान होता है। आपके जब ढाल का आप इस्तेमाल करते हैं, आपके हाथ में तलवार होना अनिवार्य है। तलवार से पलटवार किया जाता है। पलटवार किए बगैर तो आप जो बेसिक्स हैं लड़ाई के, उनको आप उल्लंघन कर रहे हैं। 30 साल से करते आए हैं। आप हाथ पैर क्यों बांध रहे हैं अपनी फौज के? आज भी होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई है, हमला हमारी फौज के ऊपर हुआ है। क्या हमारी फौज सक्षम नहीं है जवाब देने में? सीमा के पार हमारे रक्षा मंत्रालय क्या सक्षम नहीं है? वो दोनों पहुंचे हुए हैं वहां, उनको काम करने दिया जाए। उनको केवल चाहिए कि उनके हाथ खोले जाएं, उन्हें सीमा के पार पलटवार करने का आदेश मिले। आप हैरान हो जाएंगे ये फौज कितना नुकसान पहुंचा सकती है पार। कितनी इसके भी तो दांत है। ये दांत मुंह बंद करके क्यों रखने के लिए है कि टुच्चे टुच्चे 4 टेररिस्ट आके आपको डिफेंसिव पे डाल दे? क्योंकि सारा इनिशिएटिव आपने उसके हाथ में दे दिया है। कब, कहां, किधर हमला करना है, ये पूरा फैसला पाकिस्तान करता है। आप तो हमला करेंगे ही नहीं साहब। आप तो सिवाय रक्षात्मक के और कुछ करेंगे नहीं। कब तक चलेगा ये? क्यों आप अपने सैनिकों का मनोबल तोड़ रहे हैं? क्यों आप उनकी जो ऑफेंसिव भावना लड़ने की है उसके ऊपर आप जो है पानी फेर रहे हैं? अब मेरे ख्याल समय आ गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था आज इस जो है इंडिपेंडेंस डे को, आज़ादी दिवस पर। उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अब जवाब आ गया है कि बयानबाजी से हटकर हम अगले कदम पे जाएं। मैं आपको कह रहा हूं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप आज टेस्ट पे है। बातचीत से काम नहीं चलेगा साहब। अब 17 लाशें हमारी गिर चुकी हैं और ये हमारे बर्दाश्त के मादे के बाहर है। हमको बताना पड़ेगा कि हमारी बर्दाश्त की सीमा रेखा क्या है और उसके पार पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। श्रीकांत उसके शर्मा, लिए कॉस्ट हमको रेज करने पड़ेंगे। और अब समय आ गया है कि हम बातचीत ना करें, हमारे एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल श्रीकांत शर्मा, इस दर्द को, जवानों की कुर्बानी ऐसे नहीं जानी चाहिए। इस दर्द को, इस गुस्से को समझ रहे हैं श्रीकांत शर्मा? कोई जवाब है आपके पास? देखिए, पूरे मुल्क में यह आक्रोश है, सब लोगों में यह बहुत गहरा आक्रोश है कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की नापाक कोशिशें करता रहा है और लंबे समय से हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े हैं। 3 युद्ध प्रत्यक्ष रूप से हमारी फ़ौज लड़ चुकी है। अब बख्शी साहब भी युद्ध का नेतृत्व कर चुके हैं और अब वो प्रॉक्सी और हमारे साथ लड़ रहा है। बार बार उसको मुँह की भी खानी पड़ी है। यही बख्शी साहब हैं जिन्होंने कराची तक उसको खदेड़ा था। तो वो भी दिन पाकिस्तान याद रखे और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये घटनाक्रम हो रहा है। मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है और हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियां, हम सब पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में है पाकिस्तान,
कश्मीर में लगातार वो दखल देता रहा है और आतंकवाद के श्रीकांत। मुद्दे पर दुनिया में वो पूरी तरह से बेदखल हुआ है। कश्मीर पर वो बेदखल हुआ है, एक्सपोज हुआ है, और जिस तरह से बलूच के अंदर उसकी सेनाएं कर रही हैं वहाँ वो एक्सपोज हुआ है। तो फ्रस्ट्रेशन में है। डेफिनेटली हमारी फौज सक्षम है इस तरह के हालात पर नियंत्रण करने के लिए और इनको माकूल जवाब देने के लिए। और फौज को बिल्कुल पूरी तरह से आज फौज को खुली छूट भी दी जा रही है। फौज को कहीं किसी भी तरह से फौज के हाथ बांधे नहीं गए हैं। संयम की आज जरूरत है। निश्चित रूप से हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। श्रीकांत, सरकार से सीधा सवाल बनता है, पठानकोट में जिस तरीके से कैंप पर, बेस पर हमला किया गया था, या बेस पर 9 महीने पहले, 9 महीने बाद एक बार फिर से फौज को निशाना बनाया जाता है, कैंप में आतंकी घुस जाते हैं। आप देश को यह बताइए, पिछले 9 महीनों में ऐसा हम क्या नहीं कर पाए कि इस अटैक को रोक नहीं पाए हम? पाकिस्तान की हकीकत हम जानते हैं। पाकिस्तान से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन अपनी सरकार से है, हमारी एक्सपेक्टेशन अपनी फौज से है। आदित्य, सबसे पहले तो जो मैं आपको स्पष्ट करूं, जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है, उनके परिवारों के प्रति सबकी संवेदना है। और आप जो कह रही हैं ये डेफिनेटली ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। और लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 60 साल का नासूर है, ये आज का 2.5 साल का 2 साल का नासूर नहीं है। आज मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी देने वाला नहीं हूं, ना राजनीतिक कोई बात कहने वाला हूं। आज ये षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। पाकिस्तान षड्यंत्र करता रहा है और कश्मीर वाले मसले पर जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया है, आतंकवाद पर उसको अलग थलग किया है, ये उसकी एक कायराना हरकत है और इसका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। यही बात हमने पठानकोट के बाद भी कही थी ना श्रीकांत। जैश, पठानकोट हमले के पीछे भी जैश था। डीजीएमओ कह रहे हैं उरी के हमले के पीछे भी जैश है। क्या एक्शन लिया है हमने जैश के खिलाफ? किस तरीके से हाथ बांधने की कोशिश की है, आप ये बताइए देश को। देखिए, जैश के लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है, लेकिन ऐसे मुल्क के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं जो आतंकवादी स्टेट है, और उस आतंकवादी स्टेट पर आप सीधा सीधा आप युद्ध भी लड़ चुके हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि भारत की फौजें कोई सक्षम नहीं है उनको धूल चटाने के लिए। थोड़ा मुझे लगता है कि ये रणनीति है, धीरे धीरे पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। टीवी के ऊपर आज भी ये क्या खुलासा सरकार करने वाली है, क्या सरकार का अगला कदम है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा इनकी जो शहादत है हमारे शहीदों की, ये खराब नहीं जाएगी। इसका सजा डेफिनेटली जो लोग इसके पीछे हैं उनको भुगतनी पड़ेगी। श्रीकांत, इस देश की फौज पर किसी को डाउट नहीं है, उनकी शहादत पर हर भारतीय को नाज है, लेकिन सवाल ये उठता है हमारे फौजी कब तक शहादत देते रहेंगे, कब इस पर फुल स्टॉप लगेगा? कर्नल कौल, क्या आज ये कहना सही नहीं होगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप ने भारतीय फौज के हाथ बांध रखे हैं और सबसे बड़ा प्राइस इस समय भारतीय फौज को ही पे करना पड़ रहा है? आदित्य, सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ ये बेचारे 17 शहीद जो कि अननेसेसरली मारे गए हैं। और दूसरी बात ये कि बख्शी साहब ने जो बोला है उसकी शुरू वाली बात जो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो मीटिंग हुई है ये MHA में क्यों हुई है? ये होम मिनिस्टर का काम है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, ये एक मिलिट्री सिचुएशन है। यहाँ पे DGMO को अर्दली की तरह बिठाया हुआ था और ये वजह है सबसे बड़ी मनोबल की कम होने की। और ये पॉलिटिकल पार्टीज दोनों प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि ये बार बार फौज का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं, चाहे वो OROP हो, चाहे वो 7th पे कमीशन हो, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो हुक्म देने का, आदेश देने का। ये एक वहां पे लड़ाई हुई है और जो लोकल कमांडर है वो उसको इजाजत नहीं है। संयम बरतना है, संयम बरतना है। किस बात का संयम बरतना है? और ये जो आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के आइडेंटिफाई हुए हैं, इनका DNA निकालिए, इनके जो रिश्तेदार हैं J&K में उनको बाहर निकालिए, उनको निकाल के सामने गोली मारिए।
फिर जाके इनके समझ में आएगी। और ये सर्वदलीय बैठक लाके वहां पे बिरयानियां खा के ये बंद करिए। ये ईद का मुबारकबाद आपको दिया इन्होंने, ये है आपकी संयमता, सारा टाइम संयम बरतती है। तंग आ गए और जो लोकल कमांडर्स हैं उनको आदेश दिया जाए कि अगर ऐसा होता है तो पलटवार करके उसी वक्त ग्राउंड पे निपटा लें। पॉलिटिकल, इसमें कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर्स ओनली एक होने चाहिए, हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी, कहां से शुरू करूं? इनकी बातें जो थी 2.5 साल हो गए, आज पाकिस्तान पॉलिसी नहीं क्लियर है। स्टार्टिंग यहीं से करिए आप। मोदी जी की सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी नहीं क्लियर है कि लव लेटर लिखेंगे कि हॉट टॉक करेंगे। पहले ये तो डिसाइड कर लें। 20 बार हो चुका है। 56 इंच सीना चलेगा कि 56 सेंटीमीटर का चलेगा? फौज या सिपाहियों में कोई कमी नहीं है, उनको छोड़ दो तो वो कराची तक ले आएंगे अभी 2-4 घंटे में। लेकिन पॉलिटिकल आदमी का काम है कि जो हमारे स्टेट सेक्टर पाकिस्तान में बैठे हैं वो इतनी जुर्रत और गुस्ताखी न कर सकें कि ऐसी हरकत आए। पठानकोट के बाद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री तक को पता नहीं ट्वीट कर दे रहे हैं कि खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और एनएसए कंट्रोल कर रहे हैं। यहां पे भी वही सब दिख रहा है। आप कब जो बोलते थे, जो लोगों को यकीन दिलाते थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप कुछ तो डिसाइड तो करो क्या करना है। किस आपके साथ पूरा देश, हर पार्टी आपको कर ही हम आपके साथ हैं, लेकिन अब तो लगता है आपके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। देश के साथ, सेनाओं के साथ हर कोई है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप इंटरनेशनली भी उसको साइडलाइन नहीं कर पा रहे हो। आप बॉर्डर पे भी आप पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं उसको कंट्रोल कर पा रहे हो। आप इकोनॉमिकली भी उसे नहीं कॉर्डन ऑफ कर पा रहे हो। आप सामरिक दृष्टि से भी इंटरनेशनली उसे घेर नहीं पा रहे हो। कहां पे सफल हुए हो आप 2.5 साल में? सिर्फ बातें करते हो, बोलते हो। थक गया ये देश आपके बड़बोलेपन को सुन सुन करके। जी सर, हेमराज याद है आपको? इतना कायर नहीं है। जब सरकार बैठी है उसे सब कुछ करना है, वो क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? हम तो यही कहना देती, पहले पॉलिसी डिसाइड करो कि क्या पाकिस्तान के साथ हमारी नीति क्या है, कौन सी नीति है। कभी आंखें तरते हो, मिलाते नहीं हो नजरें, कभी चुपके से मिलोगे, कभी चुपके से एनएसए बुला लोगे, कभी अचानक बर्थडे में पहुंच जाओगे, कभी शादी में साल और आम अमरूद लेके पहुंच जाओगे, फिर आंखें तरेने लगोगे, कभी इनवाइट कर लोगे, कभी जाओगे तो गृह मंत्री तक को मीडिया कवरेज नहीं दिया जाएगा, उनके साथ बदसलूकी की जाएगी, भाग के वापस आना पड़ेगा। कभी उनको बुला लोगे पठानकोट में, कहोगे हम भी जाएंगे। श्रीकांत शर्मा जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं श्रीनिवासन के पास जाना चाहती हूँ। अखिलेश जी, देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला कब हुआ था? आपने शायद सवाल नहीं सुना मेरा। हेमराज को शायद आप भूल गए। भारतीय फौज को आज खुले हाथ देने की बात कर रहे हैं ना जो लोग। जब भारतीय फौज ने हाथ खोल दिए थे तो 70 दिन कर्फ्यू नहीं हटा था कश्मीर में, और जो लोग आज संवेदना जता रहे हैं ना, उन्हीं लोगों ने झंडा बुलंद कर दिया था भारतीय फौज के खिलाफ। आज आप संवेदना जाहिर कर रहे हैं, सबको पता है क्या हुआ था। प्लीज श्रीकांत शर्मा जवाब देना चाहेंगे? कश्मीर में 70 दिन से कर्फ्यू लगा, जीटीवी को भी पता होगा, जीटीवी को भी पता होगा कश्मीर में 70 दिनों से कर्फ्यू लगा है। सर वही मैं कह रही हूँ, जब फौज ने आखिरी बार हाथ खोल दिए थे तो 70 दिन कर्फ्यू लग गया था। आज संवेदना जाहिर कर रहे हैं लोग, आज खुले हाथ करने की बात कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो आर पार युद्ध की ऐलान हुआ था। बात कहूं, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, जवाब सुन लीजिए उनका। 3.5 साल तक सेनाओं को सीमा पर रख दिया, अखिलेश जी का युद्ध होगा। जवाब तो सुनिए सर, क्यों वापस जवाब सुनिए प्लीज, जवाब सुनिए जी अखिलेश जी जल्दी से। सब आदित्य जी, जिस तरह की अपेक्षा थी कांग्रेस से, उस तरह का ही कांग्रेस का बयान आया है। आज जी टीवी के माध्यम से देश के लोग ये भी जान लें कि हमारी फौज 2 मोर्चों पर लड़ती है। एक मोर्चा वो है जो सीमा के उस पार दिखता है कि दुश्मन सामने खड़ा है,
एक वो लोग हैं जो बहुत नया ज्ञान नकाबपोश दे रहे हो हैं, आप। जो देश के अंदर ही हैं। जब जब सख्त कार्रवाई होती है, जब सख्त कार्रवाई होती है, यही लोग हैं जो सेना की आलोचना करते हैं। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों को मौत की सजा देता है, ये वही लोग हैं जो दरवाजा खटखटाते हैं अदालतों का। ये वही लोग हैं जो गृह मंत्री, पूर्व देश का गृह मंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवादी को फांसी की सजा देने के बाद ये कहते हैं कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों की रात पर पूरी रात बोलते रहते हैं। आज के मुद्दे पर आते हैं, जिम्मेदारी बनती है। आपको शर्म आनी चाहिए। आज पूरा देश एकजुट है। आज ऐसा कोई बयान नहीं होना चाहिए जिससे हमारे जवान जो सिपाही हैं उनका मनोबल कम नहीं होना चाहिए। सकती है तुम जैसों ने कायर बना के रख रखा है। बिलाप मत करो, तमीज से बात करो, तमीज से। पाकिस्तान की भाषा मत बोलो, शब्दों पर नियंत्रण रखो। मैंने गिनाया कि क्या क्या किया है। श्रीकांत मैंने शर्मा, आपको ये बिलाप आपकी नीति बताओ। सोनिया गांधी पूरी रात रोती रहती है आतंकवादियों की मौत पर। बिलाप वो था। आपके 2.5 साल के कदम बताए। आप इसको तूतू में मैं तब्दील कर रहे हो। 2.5 साल में क्या क्या किया मैंने गिनाया। आपकी पॉलिसी तक क्लियर नहीं है। गंभीर विषय जिस पर चर्चा करें। आपके बयानों से दुश्मन हंस रहा है। अरे गंभीर विषय, आपके बयानों से दुश्मन हंस रहा है। मत बताओ। आज दुश्मन को हंसाने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। श्रीकांत शर्मा, आप दुश्मन को रुलाने का समय आ गया है। आप मिलकर दुश्मन को रुलाएं। आप लोग जिस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, दुश्मन तो हंस रहा होगा सर। दोनों से कह रही हूँ, आप लोग जिस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं उससे दुश्मन हंस रहा होगा, पाकिस्तान तो खुश हो रहा होगा। के श्रीनिवासन साहब, सैयद अता हसनैन, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा, उरी अटैक, दिस इज माई ओल्ड हेडक्वार्टर्स, warned the cadre specifically on 8th September, happened in 10 days, done to remove pressure from hinterland army move. एक और सवाल जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूं वो ये, पठानकोट में क्या हो रहा था तब भी ये बातें निकल कर आई थी कि आतंकियों को सब पता चल रहा था, एयरबेस के बारे में वो सब जानते थे। यहां पर चेंज ओवर हो रहा था, इस बार भी आतंकी सब जानते थे। ये कौन है जो अंदर की बात बाहर कर रहा है? सबसे पहले मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं जो वहाँ शहीद हुए हैं। रहेगी आपकी जो बात, कभी भी जो हिस्ट्री देखा है तो फिदाइन अटैक जो भी हुआ है, चेंज ओवर मोमेंट एक सॉफ्ट एरिया है, टाइम है उनके लिए। सवाल उठता है उनको कैसा पता है ये टाइमिंग क्या है। यस, ये हमारा जो फर्ज बनता है उसमें जो सिक्योरिटी हमको खड़ी करनी चाहिए, खासकर उस वक्त। नॉर्मली हम क्या करते हैं उसमें एडम बंदोबस्त में चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स में। वहाँ थोड़ा ऑपरेशनली नॉर्मली कोई भी होता है, चाहे कोई भी हो यूनिट हो, मैं सिर्फ एक फोर्स को नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ आपको इंटेलिजेंस की कमी है। इंटेलिजेंस आना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए, उसको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये देखता है उस समय सभी उनका जो प्रायोरिटी चेंज होता है वो नहीं होना चाहिए। रागी जो रणनीति की जो बात कर रहे हैं हम अभी, ये जो रणनीति हमने अपनाया था जो 95 से लेकर 2005 तक, उसमें भी इससे भी ज़्यादा था हमला। फिदाइन अटैक तो बहुत हो रही थी श्रीनगर में, काफ़ी उसको सक्सेसफुली टैकल किया है सारे फोर्स ने। जब वो रणनीति वहाँ सक्सेसफुल हुआ है, जब मैं BSF में था वहाँ DIG जी, तब यहाँ क्यों नहीं हो सकता उसमें? इसका मतलब हमारा सिक्योरिटी का कुछ इंट्रास्पेक्शन जरूरी है। चाहे टैक्स की जो बात करें वो तो रहने दो अपनी जगह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा फोर्सेस का है हमारा रणनीति, और हमारे लिए जो बैकअप करने वाला वो उसी मोड में आना चाहिए जो पहले हम 2003 और 5 में जो रणनीति अपनाया था। काफ़ी लीडर्स मारे गए हैं उसमें, बैकबोन टूट गया था मिलिटेंसी का। ठीक है, उस रणनीति को अभी दोबारा हमको लाना चाहिए, उसको लोग ठोस कदम उठाना चाहिए हमको।